जी अभी आ रही। ये जो तामीन की बात की है वो क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं जिन पर कब्ज़ा हुआ है, जब तो कोर्ट मोहम्मद फैसला नहीं करेगी तब तक। मोहसिन, हाँ, जरा हाथ तो बटाओ मेरा। आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक माफ़ है, करिएगा, मैं बताऊंगा कोई तफसीलात, बात फिक्र नहीं, ना जाओ करें। अम्मी जान, ये लो मोहम्मद। दीजिए दीजिए। अम्मी जान, हाँ बेटा, कुछ हुआ तो नहीं? जैसे क्या? मुझे नहीं पता अम्मी जान, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई आपको परेशानी हो या किसी ने परेशान किया हो या कोई ऐसी बात कह दी हो किसी ने आपसे, तो आप मुझसे खुद आके बताइए, ठीक है? ठीक है, खाना नहीं निकालेंगी? सालन ले जाओ, चावल मैं ले आती हूँ। ठीक है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बहू। बिस्मिल्लाह। तुम दोनों भी आ गए, अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। असल में इस बार का सफर हमारा लंबा हो सकता है ना मोहम्मद? जी हाँ बिल्कुल, बहुत शायद। अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। आपकी मोहब्बत है। अम्मी जान ने कहा था कि आ जाओ, ज़रूर आना। ये नहीं पता था कि आप लोग रामसर जाने वाले ये हैं। लो, दोपहर तक तो मुझे खुद ही नहीं मालूम था कि जाना है। तो फिर उनकी छठी हिस्स ने बताया होगा। यकीनन। शायद उन्हें मेरी याद आ गई हो, है ना अम्मी जान? मैंने बुलाया है ताकि मैं जो बात कहना चाह रही हूँ वो आप सब सुने। मैं दो बातें करना चाह रही हूँ, एक आपसे मुताल्लिक है। देखो, पहले वही बताओ जो मुझसे मुताल्लिक है। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने 20 साल पहले बहुत बड़ी गलती की जो बच्चों को लेकर भाग गई। शायद अगर बच्चे आपके साथ होते तो बेहतर जिंदगी जीते। आज मेरी नाज़गुल आप पर फख्र करती है। उसके ससुराल वाले आपको बहुत चाहते हैं। इतनी नाराज़गी के बाद भी आपकी वजह से शादी में भी आ गए। मोहम्मद भी बिल्कुल बदल गया है, अब एक समझदार मर्द बन गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे दादा हैं। हाँ, मैं अच्छा दादा हूँ। क्या कह रहे? क्या हुआ? अगर दादा जान के मुंह से इसके अलावा कुछ और सुनने की तवक्को होती ना, तो मैं कहता कि दादा जान को अभी पहचाना नहीं। मुंह बंद करो अपना, समझदार। मर्द अपना वक़ार रखता है, इस तरह से बकवास नहीं करता है। अच्छा, अब दूसरी बात भी बताओगी या खाने के बाद बताओगी? अभी बता रही हूँ। अच्छी बात है, बताओ। एक शख्स ने, मतलब एक साहब ने मेरा रिश्ता मांगा है। मैं इसे कबूल करना चाहती हूँ। अलबत्ता अगर वो जिंदा बच जाए। क्या कह रही हैं अम्मी जान? आपको पता है क्या कह रही हैं आप? हाँ, ओए, ये गरजदार आवाज उसके सामने ना निकालो जिसने तुम्हें बोलना सिखाया है। भले ही वो इंसान
बहुत ही बेमुरव्वत ही क्यों ना हो, समझे? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है। अम्मी जान ने कैसे ये कह दिया? ये सब कुछ एक डरावने ख्वाब की तरह है। खुदा करे मेरी आँख खुले और पता चले कि ये सिर्फ एक डरावना ख्वाब था। नहीं, यह हकीकत नहीं हो सकती, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। वो चीज़ जो किसी के हक़ को तबाह कर सकती है, जानती हो क्या है? मोहसिन, खुदा के लिए बस करो। इस वक्त मुझे कानून की नहीं, पेचीदगियां नहीं कानूनी समझनी। पेचीदगी बात नहीं है, ये ज़िंदगी और समाज की बात है, तुम्हारी माँ की बात है। असल में जब कोई बरसों तक अपने हक़ का इस्तेमाल नहीं करता तो धीरे धीरे लोगों को लगने लगता है कि वो हक़ उसका हक़ था ही नहीं, और वो पूरी तरह से उसके हक़ को भूल जाते हैं। तुम्हारी माँ ने भी इतने बरसों तक अपने हक़ का इस्तेमाल नहीं किया। अब जिस वजह से भी अब अगर वो अपने हक़ का इस्तेमाल करना चाहें तो कौन सा अजीब काम कर रही हैं? बस वो एक मुसल्लमा हक़ का इस्तेमाल ही तो कर रही हैं, लेकिन आप लोग ऐसे उनके सामने खड़े हो गए कि कोई गुनाह कबीरा कर रही हों। मेरा बहुत दिल चाहता है कि कम से कम कानून के माहिरीन में इतनी जुर्रत हो कि वो लोगों को उनका हक़ दिलाने में नेक नीति से काम कर सकें और सबको बताएं कि हक़ क्या है। जी नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर कोई ठोस हकीकत को कबूल ना करे तो उससे उस हकीकत पर कोई असर नहीं होता। हकीकत हकीकत है। बहुत गलत बात है। हकीकत यही है, बस कुछ और नहीं। पहली बार मुझे अपने दादा से बहुत हमदर्दी महसूस हुई। जब अम्मी जान वो बात कर रही थी तो एक लम्हे के लिए मैंने उनका चेहरा पलट कर देखा। काश तुम भी उनकी शक्ल देखते। मबहूत हक्का बक्का हो गया, किसी मुर्दे के चेहरे की तरह, जैसे उन्हें पहली बार ये यकीन आया हो कि उनका बेटा मर चुका है। गोया उन्होंने अपने बेटे की मौत की तलखी महसूस नहीं की थी, लेकिन जब अम्मी जान ने ये बात की तो उन्हें यकीन आ गया कि उनका बेटा यानी मेरे पापा मर गए, शायद एक बार फिर से। नाज़गुल, इंसान सिर्फ एक बार मरता है, दूसरी, तीसरी और 10वीं बार कोई नहीं मरता। ये सब शेर और शायरी और अफसानों की बातें हैं। मौत एक बार आती है। तुम्हारे वालिद साहब का इंतकाल 22 बरस पहले हो चुका है। हकीकत ये है।
अगर तू मेरा इम्तिहान लेना चाहता है, अगर तू अब भी मुझे आजमाना चाहता है, तो जिस मुसीबत में चाहे मुझे डालकर मेरा इम्तिहान ले ले, मैं तैयार हूं। मगर दूसरों को मुसीबत में डालकर मेरा इम्तिहान ना लिया जाए, मैं नहीं कर पाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी, होश में आ गए? बहुत शुक्रिया, मेहरबानी है आपकी। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। ये है फिरदौस साहब, जो कुछ है आपके सामने है। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट और ये चेक कीमत भी लिखी है। इन लोगों ने खुद अंदाज़ा लगाया था, ये कोई नज़रबंदी तो नहीं है जनाब, हकीकत है। देखें, जिसने अंदाजा लगाया है उसे कुछ मालूम नहीं था। मैंने खुद आज शाम को बाग का मुआयना किया है और अंदाजा भी लगाया है। बाग के एक कोने में कुछ फल हैं जो सिर्फ ठेले वालों और जूस की दुकान चलाने वालों के ही काम आएंगे। फलों के बाजार में बेचना मुश्किल है, खरीदार नहीं मिलेगा। हाँ, वहाँ कुछ फल हैं जिन्हें बाजार में बेचा जा सकता है। मुझे कॉन्ट्रैक्ट चेक वगैरह से क्या लेना है, मैं अपनी कीमत में माल खरीदूंगा। अगर तैयार हैं तो बिस्मिल्लाह कीजिए। आप क्या कहते हैं भाई? देखें, फिरदौस साहब सही कह रहे हैं। जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया था वो तो भाग निकला, लेकिन अगर मौसमी पेड़ पे ही रह गई तो फिर सड़ जाएगी। बारिश होगी, बर्फबारी होगी, आंधी चलेगी, तुम्हारे पास एक कागज होगा, उसे लेके तुम अदालतों के चक्कर लगाते रहोगे। लिखें, आप कॉन्ट्रैक्ट को लिखें, अल्लाह बरकत देगा इंशाल्लाह। मुबारक हो। मोहम्मद, मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ चला गया? जरा बुलाएं तो जी। उसको। मोहम्मद, मोहम्मद, इधर आओ, तुमसे काम है। वो बाग में बैठा हुआ है। हाँ, लगता है हालात मुनासिब नहीं। जी दादा जान। ठीक हो तुम? इन लोगों के साथ बैठकर कॉन्ट्रैक्ट लिख लो और 1 करोड़ तुमान बयाना भी दे दो। कीमत और कॉन्ट्रैक्ट की शराइत को अली मुराद से मालूम कर लेना। जी।
किसी ने मतलब एक शख्स ने मुझसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की है और मैं भी कबूल करना चाहती हूँ। बेमुरव्वत। हुजूर, कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। आ जाएं फिरदौस साहब, आ जाएं। बैठे आप, बैठिए बैठिए आप लोग, बैठिए, तशरीफ रखें। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जनाब। मुबारक हो, बहरहाल शुक्रिया मुबारक आपका, हो। खुदा नहीं, हाफ़िज़। शुक्रिया, इंशाल्लाह, सलामत शुक्रिया रहे आप आपका। लोग। आओ बैठो। देखो, काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता है, बल्कि इसलिए भी होता है कि तुम्हें ये पता हो कि तुम जिंदा हो। जब काम होता है और काम के लिए सोचते हो तो उसका मतलब है कि तुम जिंदा हो, गिरोगे नहीं। देखो, काम में दिल लगाओ, जो भी हो, चाहे जो भी हादसा पेश आए, कोई गम भी हो, हार नहीं माननी चाहिए। कामयाबी मिलेगी। कुछ दिनों तक मुश्किलात का सामना करना होगा, लेकिन जिंदा रहोगे। समझे? जी हाँ। फिरदौस साहब, खाना तैयार है। अल्लाह बरकत दे अली मुराद। आज रात हम बेगम साहिबा के मेहमान हैं। मैं नहीं आऊँगा, मैं होटल जाकर सो जाता हूँ। ठीक है, जाओ, तुम जाओ, जल्दी सुबह उठना होगा क्योंकि एक दो बागों में और जाना है, इसलिए सुबह जाकर पहले अंदाजा लगाना होगा। बड़ी तकलीफ दी अली मुराद। अरे, ये कैसी बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़गुल, ठीक हो? जब आप कहें खाना लगवा दिया जाएगा। अभी तो चाय में ही मजा आ रहा है। मेरे ख्याल में तो काफी देर से वो सब घुल चुका है जो आप इतनी देर से जिस पे मेहनत किए जा रहे हैं। माफ कीजिएगा। क्या हुआ है? कुछ नहीं। फिरदौस साहब, जी, टाले नहीं, क्या हुआ है? कुछ हुआ जरूर है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। मेरी बहू, उसी मोहम्मद की माँ। अच्छा, तो
कल रात कहने लगी कि किसी ने उसका रिश्ता मांगा है। तो उसने भी मंजूर कर लिया है। तो फिर ये लो, ये क्या तो लगा रखा है आपने? वो शादी करना चाह रही है। ये तो मैं समझ गई, लेकिन ये नहीं समझी कि आपको क्या हुआ कैसे है। कैसे करेगी? क्या मुझे इस तरह से परेशान नहीं होना चाहिए? अभी पोते को मैंने देखा, बेचारा वो खोया खोया सा है, दिमाग खराब हो गया है उसका। उसे अब अपने बेटे की शादी करना चाहिए, ना कि हाँ, तो अपने बेटे की भी शादी कर सकती है और अपनी भी कर सकती है। देखिए, ये बात ना करिए। अगर मजाक है तो ना कीजिए, और अगर संजीदा है तो बिल्कुल ना कीजिए। कोई मजाक नहीं, बिल्कुल संजीदा बात है। मेरा सवाल यह है कि आखिर इसमें क्या मसला है? क्या गैर कानूनी काम है? क्या गैर शरई काम है? कुछ भी नहीं है। देखें, बहुत से काम होते हैं जो गैर कानूनी नहीं है, गैर शरई भी नहीं है, लेकिन गलत है। शादी गलत काम है? मैंने कब कहा शादी गलत काम है? मेरी बात का गलत मतलब क्यों निकाल रही है? लेकिन इस उम्र की औरत के लिए, जिसके 2 बच्चे हों, दामाद हो, शायद कल को बहू भी आ जाए, उसके लिए शर्म की बात है। मैंने सुना है कि आपने 2 बार शादी की। हाँ, मेरी पहली बीवी का इंतकाल हो गया था। फिर से शादी की? हाँ। तो आपको शर्म आई थी? मोहतरमा, इधर उधर की बातें क्यों कर रही हैं? इसका क्या ताल्लुक है? मैं एक मर्द था। वो भी एक औरत है जिसका शोहर मर चुका है, वो भी 20 बरस पहले। आपके लिए शर्म की बात नहीं थी, लेकिन उसके लिए शर्म की बात है। क्यों? क्योंकि आप मर्द हैं, और चूंकि मर्द हैं तो इसलिए जोजी में आई किया करें। फिर वही मर्द औरत की बात। ये जो आजकल की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कुछ लोगों के पास काम नहीं होता तो इस तरह की बातें करते हैं, ये सब उसके बराबर है और न जाने क्या क्या कहते हैं। बहुत फर्क है दोनों में। औरत औरत है, मर्द मर्द है। ये बातें वो नहीं करते जिनके पास काम नहीं होता। हमारी जो बात चल रही है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। कोई भी ये नहीं कहता कि अगर किसी मर्द की बीवी मर जाए तो वो दूसरे ही दिन जाकर शादी कर ले, लेकिन अगर कोई औरत बेवा हो जाए और इसका शोहर मर जाए तो औरत को जिंदा ही गाड़ दिया जाए। देखें मोहतरमा, जमीन और आसमान एक हो जाए, मेरी समझ में बात नहीं आएगी। आप जितनी भी कोशिश कर ले, मैं बार बार कहूंगा ये शर्मनाक है। बस बात खत्म, समझी? कहाँ? खाना तो आपने खाया ही नहीं। बैठिए प्लीज, बैठिए ना। बेगम साहब, अगर मुझसे कुछ काम ना हो तो मैं चलता हूँ। नहीं, 1 मिनट, जरा अंदर आना। मुझे जाना है, मरियम इंतजार कर रही होगी मेरा। 1 मिनट के लिए जरा अंदर आओ, जरा बैठो। आपको याद है इनको आपने कैसे तैयार किया कि मेरे साथ आपकी मुलाकात हो? आपको बता दिया। जी हाँ। हाँ, तो कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। मुझे आपसे मिलना था। जानती हूँ,
मैंने फलाहती से भी कहा कि इन साहब को कुछ नहीं मालूम, बस यूं ही अंदाज़ा लगा रहे हैं। और फिर अब तो मैं आपको पहचान गई हूँ, अगर आपको पता भी होता तब भी आप इस तरह से बात नहीं करते। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन आपने जो कुछ कहा वो सब सही था। फलाहती की जिंदगी में एक और औरत है। मतलब यही जो आपका दामाद है? जी हाँ। और आपको इसके बारे में पता है सब? जी हाँ, मैंने ही इंतजाम कराया। मेरी बेटी अफसोस के मरीज है, बरसों से वो बीमार है। एक मसला ये भी है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। फलाहती बरसों से उसका साथ दे रहा है। मुझे यकीन है कि वो मेरी बेटी को चाहता भी है, लेकिन जाहिर सी बात है, हर मर्द की तरह उसे भी बच्चे की ख्वाहिश है। तो मैं क्या करती? या अपनी बेटी के तलाक का इंतजार करती, या फिर इससे पहले कि वो इधर उधर जाकर किसी उल्टी सीधी जगह फंस जाए, मैं खुद ही कुछ करती। मैंने एक औरत उसके लिए तलाश की, अच्छी खातून है, घर खानदान सब अच्छा है। बड़ा सख्त काम था मेरे लिए। एक मां के लिए बहुत सख्त काम है, पर मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी पूरी उम्र तन्हा रहे। दिलचस्प बात यह है कि मेरी बेटी ने कई महीनों मुझसे बात नहीं की। अपने शौहर को माफ कर दिया, लेकिन मुझे नहीं माफ किया। मेरे लिए अहम नहीं है, ये वो कीमत है जो उसके लिए मुझे अदा करना थी। फलाहती, जाओ, मरियम अकेली है। शुक्रिया, तुम जाओ। जी, इजाज़त दीजिए। शब बखैर। आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन ये मामला अलग है। जी हाँ, अलग है, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी है। अगर मेरी बेटी तलाक ले लेती तो फिर कोई भी ऐसी औरत से शादी नहीं करता जो बीमार हो और माँ भी नहीं बन सकती और आधा दिन बिस्तर पे पड़ी रहती है। मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी पूरी उम्र अकेली रहे। अकेलापन बहुत बुरा होता है फिरदौसा, खास तौर पर औरत के लिए। अब ये आपकी बहू 20 बरसों से अकेली है, बेटी ससुराल की हो गई है, बेटा भी हमेशा आपके साथ रहता है, कल को शादी भी कर लेगा और फिर किसी और का बेटा हो जाएगा। तो फिर आपकी बहू का क्या बनेगा? कुछ बरसों के बाद जब बूढ़ी हो जाएगी तो उसे ओल्ड एज होम में भेज दिया जाएगा। ये होगा उसका मुस्तकबिल। देखें मोहतरमा, ना हम टीवी ड्रामा देखते हैं और ना ही ड्रामा लिखने की हमें मशक है और ना ही कोई ओल्ड एज होम जा रहा है। वो ताड़ जैसे 2 बच्चों की मौजूदगी में शादी के ख्वाब देख रही है। अब इस बारे में अब आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, ये चीज मेरे हलक से नहीं उतरती है। शायद मोहब्बत हो गई है उसे। उसकी ये मजाल। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है? ये सब अफसानों और शायरों के दिमाग में है।
मोहब्बत की कीमत अगर एक फूटी कौड़ी में मिल जाए तो जितनी चाहे मुझे गाली दीजिएगा। आप हो सकता है इस तरह के इंसान हो, लेकिन मोहब्बत तो ये मेरे घर की बात है और इसके उसूल और कानून भी मैं बनाऊंगा। अगर मैं कहता हूं कि ये गंदी हरकत है तो गंदी हरकत है। आपका यही मसला है फिरदौस साहब। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी मतलब आपके अतराफ के जितने लोग हैं सबकी जिंदगी से जुड़ी है। आपको लगता है कि आप सूरज हैं और सारे लोग सितारों की तरह आपके इर्द गिर्द तवाफ करते हैं। जिसे रोशनी दे वहां उजाला, जिसे रोशनी से महरूम कर दें उस पर अंधेरा छा जाएगा। ऐसा नहीं है फिरदौस साहब, ऐसा नहीं है। मुझे तो असल में आपकी बहू के ओल्ड एज होम में जाने की फिक्र नहीं है, मुझे तो आपकी फिक्र है। आपका जो रवैया है इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं कि आपका मुस्तकबिल ओल्ड एज होम में हो और वहां भी आपको कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। देखिए मोहतरमा, मेरे पास आपकी बकवास सुनने का बिल्कुल वक्त नहीं है। मेरे पास आपकी नसीहतें सुनने का हौसला नहीं है, आपकी शक्ल भी देखने का हौसला नहीं है। आपकी इन बेकार नसीहतों और बकवास बातों से मेरे दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची है। कबल इसके कि बात और ज्यादा बढ़ जाए मैं यहां से चला जाऊं तो बेहतर है। देखिए, ये खाना भी आप अकेले ही खा लीजिए। शेर और कहानियां आप खुद को ही सुनाइए, समझी? उफ अल्लाह, क्या हुआ? क्यों चले गए? शुक्रिया। दादा जान, हाँ आज आपका मूड खराब लग रहा है। हाँ, हाँ, लेकिन काम पैसे कमाने के लिए तो नहीं होता ना। देखो, मैंने कल रात कुछ उल्टी सीधी बातें कर दी, जरूरी नहीं है कि वो बातें फिर मुझे सुनाओ। अच्छा ये बताओ, अली मुराद कहाँ है? अगर आ भी गए होंगे तो गाड़ी के साथ तो लॉबी में नहीं आ सकते ना। चले। देखो, आज ज्यादा मजाक वगैरह ना करना क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल सही नहीं है, समझे? फिर से बेगम साहिबा के साथ झगड़ा हो गया? हाँ, इस बार क्या हुआ? औरतें जब बूढ़ी हो जाती हैं तो फिर उन्हें बहाने की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी बातों को भी बतंगड़ बना देती हैं वो। लेकिन बेगम साहिबा तो बूढ़ी नहीं है। नहीं है? नहीं, मुझे तो लगता था कि बूढ़ी हो गई हैं। लेकिन खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जरा पहले सटिया गई हैं। अच्छा तो बताएं कि इस बार क्या हुआ था? तुम्हारी माँ की बात पर। अम्मी जान की बात पर? लेकिन क्यों? यही तो बात है कि औरतें हम मर्दों की तरह नहीं होती, एक दूसरे की हिमायत करती हैं इस तरह से, चाहे एक दूसरे को पहचानती ही ना हो। यही वजह है कि हम मर्द मुसीबत में घिरे रहते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की हिमायत ही नहीं करते। मेरी समझ से तो बाहर है। बेगम साहिबा ने तो अम्मी को देखा भी नहीं है, कोई जान पहचान भी नहीं है, फिर भी उनका साथ किस तरह से दे रही हैं? मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन खुदा की कसम मेरा मूड खराब कर देती है।
वो भी एक ऐसी औरत के लिए जिससे वो कभी ना मिली हो, ना कभी उसको देखा है उसने। औरतें ऐसी ही होती हैं, समझे? अच्छा, ये अली मुराद कहाँ रह गया है? बस आते ही होंगे। हेलो हेलो। सलाम अलैकुम, मैं मुजफ्फरी हूँ। वालेकुम अस्सलाम मुजफ्फरी साहब। अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर सकता। मैंने उस सवाल के जवाब के लिए फ़ोन किया है जो मैंने आपसे पूछा था। हाँ, सड़क पर मैंने आपसे एक चीज़ चाही थी। ये जो हाँ कहा है आपसे, उसी सवाल का जवाब था। ओह, तब इस दुनिया में मेरी वापसी कामयाब रही। मुझे खुशी है जो आप वापस आ गए। मेरा दिल चाहता है आप मेरे सामने कबूल करें। कल आप अस्पताल आ सकती हैं? आ सकती हूँ, आ जाऊंगी। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना अच्छा हुआ कि आप आ गई। तशरीफ रखिए, यहाँ जगह है। एक मिनट, ऐसे में अच्छी तरह से आपको नहीं देख पा रहा हूँ। क्या आपसे मैं ये गुजारिश करता हूँ मेरा बेड ज़रा ऊपर उठा दें, वहाँ बाईं तरफ। हाँ, अब ठीक हो गया। आपको बेहतर देखकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। पहले दिन तो डॉक्टर बोले थे कि हो सकता है होश ही ना आए। अगर उन्हें पता होता कि मुझे आपके जवाब का इंतज़ार है
तो उन्हें यकीन हो जाता है कि मुझे ज़रूर होश आएगा। आप जब भी कहें मैं आकर आपके अहले खाना से बात कर लूँगा। मैंने खुद उनसे बात कर ली है। सच? कब? उसी पहली रात ही। आपने उससे क्या कहा? मैंने कहा एक साहब मुझसे शादी करना चाहते हैं और मैं मंजूर करना चाहती हूँ। लेकिन यह भी मुमकिन था कि मुझे होश ही ना आता। जानती हूँ। उन लोगों ने क्या कहा? कोई कुछ नहीं बोला। सब डिनर कर रहे थे। सब एक एक करके उठकर चले गए। सबसे पहले बच्चों के दादा जान और फिर खुद बच्चे भी। मुझे अफसोस है। मुझे भी अफसोस है। मुझे लगता था कि बाकायदा रिश्ते के लिए मुझे आपके अहले खाना के पास आना चाहिए, लेकिन अब शायद ये मुमकिन नहीं। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। नादरी साहिबा, जी। मुझसे शादी करेंगी? जी हाँ। आप मेरा फ़ोन मुझे दे सकती हैं? जी। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आप कैसे हैं? ठीक है, खुदा का शुक्र। जी, कहते हैं कि 2-3 दिन बाद बैसाखी और वाकर के ज़रिए चल सकते हैं। शुक्रिया। मैं किसी और काम के लिए आपको ज़हमत दे रहा हूँ। असल में मेरी और मोहतरमा नादरी की ख्वाहिश है कि निकाह आप ही पढ़ें। जी बिल्कुल, कीमत अदा कर दी है। कुछ लोग आजकल बहुत महंगे हो गए हैं। मैंने अपना पैर 3 जगह से तोड़वा लिया, जब जाकर उनकी हाँ मिली है। जी हुजूर, जब भी आप कहें। ठीक है, टाइम भी मुनासिब है, तो फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। पीर के दिन ईद की रात उसी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जो मस्जिद के पास है, उसी जगह जहाँ की गैलरी में हमने बात की थी, 2 बजे। आप तैयार हैं? जी हाँ। अगर कुछ दिन पहले मुझसे कोई ये कहता कि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वाक़या तुम्हारे एक्सीडेंट और पैर टूटने के बाद रुनमा होने वाला है, तो मुझे कतई यकीन ना था। मैं पहले ही पैर तोड़वा लेता। मेरा दिल नहीं माना कि अस्पताल का खाना। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम अम्मी, अंदर आइए।
ठीक है, तुम जीत गए। प्लीज़ बैठ जाइए। माफ़ कीजिएगा। मुझे आदत है। लगता है मेरी किस्मत तो कुछ ऐसे ही लिखी गई है। कोई बात नहीं, निकाह होने तक सब लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, इस तरफ वाले भी और उस तरफ वाले भी। पीर के दिन 2 बजे बोल तो नहीं जाएंगे ना? नहीं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम शादी के सामान और अंगूठी ख़रीदने कैसे चलेंगे। ना दूल्हे के रिश्तेदार होंगे, ना दुल्हन के। दूल्हे के पैर भी टूटे हैं। हालात बेहद ख़राब हैं। अंगूठी ना भी होगी तब भी पीर के रोज़ 2 बजे का काम मैं नहीं भूलूंगी। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, आप क्यों रही हैं? एक बेड सही कर रही थी, उस पर गद्दा लगा दिया है ताकि अगर आप आएँ तो आराम रहे। हालांकि अस्पताल जैसा तो नहीं है। एक तकिया भी रख दिया है पैर के नीचे रखने के लिए। आप जानती हैं, इतने बरसों का इंतज़ार जो मैंने किया है वो आपको पाने के लिए ज़रूरी था। नहीं, कोई ख़ास काम नहीं था। बस ये कहना चाहता था कि पीर के दिन 2 बजे भूलिएगा नहीं। मैं नहीं भूलूंगी। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़गुल। मैं ठीक हूँ। मैं ये बताना चाह रही थी कि पीर के रोज़ 2 बजे मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाऊंगी। उसी रियल एस्टेट की दुकान के ऊपर है जहां हम गए थे। बस यही। अम्मी जान थी, बता रही थी कि पीर के रोज़ 2 बजे रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाएंगी, वही जो हमारे पुराने महल्ले में था। उन्हें सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी। इधर देखो, अब भी देर नहीं हुई है। ठीक कह रहे हो।